नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ लेकर इस बुलेटिन के जरिए हम जुड़े हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का क्रम हिमाचल में शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रचार करना शुरू कर दिया है। इससे पहले बीजेपी में सिर्फ अनुराग ठाकुर जो हेलीकॉप्टर के जरिए उनका आना जाना एक बार हुआ था, और अभी क्योंकि चुनाव प्रचार लंबे दौर का है और जो संसदीय चुनाव है खासकर उसमें जो बड़ी मदद है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मिल जाती है रीच आउट करने में। तो आज मुख्यमंत्री ने खुद ये शुरुआत कर दी डोडरा क्वार और राजगढ़ से। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये कि मंडी का जो चुनाव है, मंडी में जो विक्रमादित्य सिंह बनाम कंगना का जो चुनाव हो रहा है, उसमें आपको जो विक्रमादित्य सिंह का दौरा है, विक्रमादित्य सिंह का चुनाव प्रचार है, उसको देखने की ज़रूरत है। और वो इसलिए क्योंकि आज उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को एक और टर्न दिया है और आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से अटैक जो है जयराम ठाकुर पर था, वो भी मंडी जिला में जाकर। अब देखिए, पिछला चुनाव उपचुनाव जो प्रतिभा सिंह का था वो लड़ने का अनुभव है विक्रमादित्य सिंह के पास, लेकिन जयराम ठाकुर के पास इस सीट पर जीत और हार दोनों का अनुभव है और इसीलिए ये सारा जो घटनाक्रम है वो देखने लायक आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर वो है जो इनके कांग्रेस के चुनाव के टिकट को लेकर है। हम इंतज़ार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के टिकट का, लेकिन जो लिस्ट फाइनल हुई है, पहली लिस्ट, वो हुई है विधानसभा उपचुनाव के लिए। 3 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। आज या कल में ये नोटिफिकेशन आने वाली है और इस नोटिफिकेशन के बाद फिर कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी फाइनल हो जाएंगे और फाइनल होने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आगे और कितनी सीटें बचेंगी और लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें बच गई हैं उन सीटों का क्या होगा। उन 2 सीटों को लेकर जो व्यवस्था है लोकसभा की, जो टिकट तय होने हैं, उन टिकटों पर कब फाइनलिटी होगी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि चुनाव प्रचार उसी तरह से फिर गति पकड़ेगा। और इसके साथ बात करेंगे जो हिमाचल में ही चाइल्ड केयर लीव की, ये कर्मचारियों से रिलेटेड मैटर है और हिमाचल सरकार अभी भी 2 साल की जो चाइल्ड केयर लीव है उसको नहीं देती। इसीलिए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनाई गई है, आगे इस पे बात करेंगे। और लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो बाकी मामले हैं आज के प्रमुख तौर पर हैं क्या। व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो कोर्ट में एक केस चल रहा है वायलेशन के बाद, उसमें व्हाट्सएप ने ये कोर्ट में कहा है कि अगर उन्हें कुछ सर्टन चीज़ों को बताने के लिए मजबूर किया गया तो वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे, मतलब इंडिया में व्हाट्सएप ऑपरेशनल नहीं होगा। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। वजह यह है कि सभी के पास आजकल हमारे जो नॉर्मल जीवन शैली है उसमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है और पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा चीज़ें इस तरफ को जा रही हैं वो जानकारी होना ज़रूरी है। JOIT 817 की जानकारी बहुत से लोग चाहते हैं। ग्रुप इंस्ट्रक्टर को लेकर आज एक चिट्ठी निकली है एग्ज़ाम को लेकर और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर भी एक अपडेट है, तो इनकी भी बात करेंगे। हेलीकॉप्टर से प्रचार की मैंने आपको बता ही दिया और साथ में जो चंद्र कुमार ने एक बयान दे दिया है धर्मशाला में, वैसे ये सार्वजनिक बयान तो नहीं है लेकिन कैमरे पे बात कही है और ये कांग्रेस के विधायक दल में जो बगावत हुई थी उसकी एक वजह को भी बताती है। तो ये भी जो जानकारी है वो लोगों को होनी चाहिए क्योंकि एक पक्ष जो है वो हमेशा नुकसान देने वाला होता है। जहां तक बात सुधीर की है, आज तो एक नई बात यह है कि नई पार्टी में एंटर होने के बाद आज एक सम्मेलन में उन्होंने खुद कहा कि वो खुद भी पन्ना प्रमुख बनना चाहते हैं और ये एक ट्रेनिंग की तरह होगा। पूरा मामला क्या है वो बताएंगे आगे। दूसरे चरण का मतदान धीमा है। अभी जो लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है ये एक ज़रूर चिंताजनक बात है कि जो हमारी जो पढ़ी लिखी आबादी है या जो युवा पीढ़ी है वो जो है अब पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जो उतना जो एक मतदान के प्रति जिम्मेदारी होती है वो नहीं शो कर रहे। कांगड़ा रेल को लेकर एक अच्छी खबर है, वो बात करेंगे और गेहूं की फसल पर मौसम का खतरा क्यों है वो भी
भी बात करेंगे। देखिए, मौसम की जो अपडेट है वो आजकल इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि गेहूं की कटाई और वो सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं। अभी जो संभावना है वो ये है कि लगभग 1 मई तक जो मौसम है अगले 5 दिन ये ख़राब रहने वाला है। इसके लिए 28 अप्रैल तक तो येलो अलर्ट ही जारी किया है। कल परसों चौथ यानी कि 3 दिन येलो अलर्ट रहेगा। 29 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट है। और उसी तरह से जो बागवानी है चाहे किसानी है, दोनों तरह से जो व्यवस्था है वो देखने की ज़रूरत है ताकि फसल का नुकसान ना हो। ये मौसम का अलर्ट हमने आपके साथ साझा किया। जहां तक बात दूसरे मतदान के परसेंटेज की है तो इस बार पहले चरण से भी थोड़ा धीमापन दिख रहा है। हालांकि अभी 5-6 बजे, कई बार 8 भी बज जाते हैं क्योंकि जब वोटिंग की लाइन में लोग खड़े हों तो फिर परसेंटेज बाद में ऐड होती है। और वैसे भी मैदानों में आजकल गर्मियां हैं तो इसलिए लोग लेट भी आते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो होगा। लेकिन जो 3 बजे तक का अपडेट है उसके मुताबिक 50% एवरेज भी वोटिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। तो ये ज़रूर एक चिंता का एक ज़रूर है क्योंकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी नई सरकार के चुनने में ज़रूर व्यक्त करनी चाहिए। जहां तक बात कांगड़ा रेल को लेकर एक अच्छी खबर की है तो ये खबर इसलिए क्योंकि कांगड़ा रेल आपको पता है जब से ये बरसात का नुकसान हुआ था तब से जो रेल है कांगड़ा घाटी वाली वो शुरू नहीं हो पाई थी। और उसके कारण जो कई तरह की व्यवस्था, जो रोज़गार आसपास पटरी के और बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी बहाल नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब देखिए ये जो कांगड़ा की रेल है इसको लेकर एक अच्छी खबर ये आई है कि जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर नूरपुर से बैजनाथ तक दो रेलगाड़ियों को बहाल करने की व्यवस्था शुरू हो रही है। और इसके लिए आज नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन से लेकर बैजनाथ तक रेल के इंजन का ट्रायल किया गया, सिर्फ इंजन का। उसके बाद अब बोगियां लगा के ट्रायल होगा और उसके बाद फिर यहाँ व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस जो रेल लाइन है इसको प्रभावित हुए, लेकिन अब इसमें जो व्यवस्था है वो दोबारा से शुरू हो रही है। जहाँ तक बात है इसके बाद जो सुधीर जो हैं वो पन्ना प्रमुख होंगे। देखिए ये धर्मशाला में जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन होता है वो होता है, रूटीन आजकल चल रहा है। डेहर में भी था, वहाँ भी था। बीजेपी का एक सेट ये रहता है चुनाव से पहले, क्योंकि जो वोटर लिस्ट होती है वो एक पेज पर एक प्रमुख बनाते हैं ताकि वो उन लोगों से संपर्क करे और वोट को लेकर उनसे बात करे। वो पन्ना प्रमुख कहा जाता है। इस तरह की व्यवस्था इनके यहाँ है। लेकिन क्योंकि अभी सुधीर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से पहली बार और ये भी उपचुनाव है धर्मशाला का, जो जितने भी ये कैंडिडेट हैं ये नई व्यवस्था इनको पता नहीं है, ये कांग्रेस से वहां आए हुए हैं, अभी सबको पता है। लेकिन आज इन्होंने ये कहा भाषण में कि मैं भी एक पन्ने का प्रमुख बनूंगा। ये कौन सा पन्ना होगा ये बाद की बात है, और उस पन्ने में कितने लोगों ने उनको वोट दिया वो भी एक दूसरी बात रहेगी, जो बाद में जो चीज़ें उस तरह की चलती हैं। हालांकि इसकी सेगमेंटेशन करना उतना आसान होता नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस जरूर इस तरह से आंकी जानी चाहिए जो नया नया पन्ना प्रमुख बन रहा हो। तो ये इन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि मैं भी अब एक पन्ने का प्रमुख बनकर इस चुनाव में एक आम कार्यकर्ता की तरह आगे काम करेंगे। जहां तक बात है बाकी अगली अपडेट की, तो चंद्र कुमार को लेकर एक अपडेट ये है कि इसमें चंद्र कुमार, आपको याद है कि इनको धर्मशाला चुनाव में भी जिम्मेदारी दी गई है। जो मंत्री लगाए गए थे और प्रभारी लगाए गए थे, अलग अलग पदाधिकारी भी लगाए हैं चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए भी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला का दौरा करके पूरी तरह से अटैक रखा है सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और बाकियों को बिका हुआ कह रहे हैं, इनको सरगना कह रहे हैं, ये सबको पता है और भी कुछ बातें कही हैं। और दूसरी तरफ जो लीगल एक नोटिस हुए थे उसके बाद केस दायर करने वाली कोई अपडेट आई नहीं, तो मुझे लगता है वो लीगल नोटिस तक की बात अभी तक है। लेकिन चंद्र कुमार ने ये ज़रूर आज कहा कि जो चीज़ें हैं जो 1 साल के भीतर जो मैंडेट से चुनी हुई सरकार है, अगर वो 1 साल के भीतर ही बनी बनाई सरकार में 2.5 सेंट इस तरह की आ जाए कि अपने MLA ही टूट जाए, तो उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ना सिर्फ जाने वाले बल्कि जो उनको संभाल नहीं पाए वो भी। और बातें चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, लेकिन दोनों तरफ से ये नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से ये गलतियाँ हुई हैं और इसीलिए इन सब को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये बात चंद्र कुमार ने कही है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, अगर ऐसे जो जिम्मेदारी का मतलब आप ये कहिए कि इस तरह के दायित्व का व्यक्ति अगर फिर चल रहे चुनाव के बीच में ये कहे
तो उसकी जानकारी देना ज़रूरी था। अब बाकी पॉलिटिकल घटनाक्रम देखते हैं। देखिए आज जो दो तीन तरह की चीज़ें हुई हैं। पहले तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ से, क्योंकि दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ से सीधा डोडरा कवार आए हेलीकॉप्टर के जरिए, और ये चुनाव प्रचार में अब कांग्रेस भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और उनके साथ जो संसदीय सीट के प्रभारी हैं रोहित ठाकुर वो भी थे, कैंडिडेट हैं विनोद सुल्तानपुरी वो भी थे। और इन्होंने पहले डोडरा कवार में रैली की, उसके बाद ये सिरमौर के पच्छाद में चले गए, वहाँ पर रैली की। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो जयराम में अहंकार है, और वो कह रहे हैं कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। और दूसरी बात ये कही कि जो प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के फॉर्म हैं वो भरने की चुनाव आयोग ने इजाज़त दे दी है। हालांकि ग्राउंड पे हमें भी ये शिकायतें मिल रही है। कल हमें कांगड़ा से एक शिकायत मिली थी, शायद भवारना ब्लॉक से या इसी तरह के आसपास था, कि लोग फॉर्म लेके गए और तहसील कल्याण अधिकारी ने वो लिए नहीं। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको अलाउ नहीं कर रहा है चुनाव आयोग के निर्देश के बाद से। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि वो फॉर्म इजाज़त दे दी है, अब ले क्यों नहीं रहे वो बात अलग है। लेकिन दूसरा ये कहा कि जो लोग सजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने पैसे के यानी कि धन बल का इस्तेमाल करते हुए सरकार को गिराने की कोशिश की। अब ये दो जगह जो है इनकी जो रैलियां हो गई हैं, शिमला जिला के दूरदराज ये डोडरा कवार था, उसके बाद पच्छाद था, और पच्छाद में गंगूराम मुसाफिर भी स्टेज पे थे, दयाल प्यारी भी स्टेज पर थी, और जो शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आप कहेंगे, क्योंकि उस सीट पर जो बाकी कैबिनेट मंत्री हैं जैसे हर्षवर्धन चौहान वो भी उसमें थे, और रोहित ठाकुर तो सीट के प्रभारी हैं तो वो भी उसमें थे। तो ये आज के मुख्यमंत्री का शेड्यूल है, खुद फील्ड में उतर गए हैं। बाकी जगह भी इस तरह की रैलियां और वो होने वाली हैं। लेकिन दूसरी अगर बात करें सीएम के बाद, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, तो दूसरी जो बात है चीफ मिनिस्टर की रैलियों के बाद वो है विक्रमादित्य सिंह का मंडी में प्रचार। देखिए विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी में वो सुंदरनगर में थे, सुंदरनगर में जो उनकी जनसभा थी एक वो हुई, उसके बाद आगे बढ़े हैं। कल वो गोहर में थे, तो वो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी कह रहे हैं अब जो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जयराम ठाकुर की तरफ को मोड़ दिया है। आज उन्होंने कहा कि सिराज में ऐसा डेंट डालेंगे कि जयराम ठाकुर को पता चलेगा कि विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहा है। चलिए वो एग्रेसिवनेस शो करना, एक पोस्चर शो करना अलग बात है, चुनाव में होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फील्ड का रिस्पॉन्स क्या है उसको देख के हो जाता है। कई बार इसलिए भी हो जाता है कि चुनाव में परीक्षा कड़ी है, इसलिए जो मोमेंटम है वो वैसा बना के रखा जाए। लेकिन इस सब के बीच में कुछ चीजें आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। लगातार दूसरा दिन है मंडी में उनके चुनाव प्रचार का, और गले से भगवा पट्टा नहीं उतर रहा है, जो भगवे कलर का पट्टा है। आज उन्होंने मंडी में जय श्री राम के नारे भी लगवाए, और वो कहा कि मंडी के लोगों के, क्योंकि अयोध्या के लिए जाने वाले वो अकेले हिमाचल से जिसको आप कहेंगे कि राजनेता थे, जिनको निमंत्रण था संघ की तरफ से भी, और ये सब जानते हैं। और उसके बाद जब कंगना का बीफ वाली कंट्रोवर्सी आई तो उन्होंने आरएसएस को बीच में उसमें दोबारा से आग्रह किया कि आप इस चीज़ को देखिए। उस पर संघ की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, हालांकि जयराम ठाकुर ने जरूर कमेंट किया। लेकिन विक्रमादित्य सिंह इस चुनाव को अपने तक बनाए रखना चाहते हैं। जैसे वो राम मंदिर में गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उसके बाद आए, और उसके बाद यहाँ भी जो चुनाव प्रचार है उसको क्लेम करके कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने नारे लगवाए हैं वो भी उसी तरह के हैं कि भगवान श्री राम पे किसी एक का वो नहीं है, जिसको कहते हैं कि किसी एक का हक नहीं है, वो सनातन के सबके हैं, और मैं वहां जाके आया हूं, इसलिए आज उन्होंने उसके नारे भी लगवाए। लेकिन दूसरी तरफ जयराम ठाकुर आज चंबा दौरे से वापस आए, और कंगना जो राजस्थान गई थी वो भी चुनाव प्रचार के लिए वापस आई है। डहर में उनकी डहर में तो नहीं, सुंदरनगर के, हाँ सुंदरनगर चुनाव क्षेत्र में ही उनका एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद वो सरकाघाट चले गए। लेकिन जयराम ठाकुर को उनके ऊपर की गई टिप्पणी जो है वो अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने भी पलटवार किया। और आज जो उन्होंने कहा कि 15 महीने में सड़कों पर गिरा मलबा तक नहीं हटा पीडब्ल्यूडी से, और विक्रमादित्य सिंह नए पुल बनाने के दावे कर रहे हैं मंडी में आकर। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा ये कहा कि राज परिवार को मंडी में सिर्फ मंडी की याद वोट मांगने के लिए आती है, ये दूसरी बात कही है। और सरकार को लेकर कहा कि जिसकी अपनी ही गारंटी नहीं वो गारंटियों की बात करना व्यर्थ है। तो ये जो दोनों दलों का पोस्चर है। अब आप देखिए कि मंडी का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी जगह 2 सीटों पे तो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं है, वो बात हम आगे करेंगे। शिमला सीट पर प्रत्याशी है
है, इसलिए मुख्यमंत्री ने शुरू भी कर दिया प्रचार। और मंडी में अभी तक मुख्यमंत्री की एंट्री नहीं हुई है, देखिए। और मंडी में विक्रमादित्य सिंह नामांकन भरेंगे 9 मई को, और 9 मई को ही जो प्रेजेंटली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो 9 मई को विक्रमादित्य सिंह के नामांकन में मंडी जाएंगे। उसके बाद ये सारा क्रम जो है वो शुरू होगा। और अब भी हिमाचल का इलेक्शन मंडी के आसपास ही, मंडी के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि जो चर्चा के लिए सीट रहेगी वो वही सीट रहेगी। तो ये हो गई 2 बातें। अब बात करते हैं इसके बाद अगली चीज़ों की, जो पॉलिटिक्स से हटकर गवर्नेंस से रिलेटेड विषयों की है। अभी आप देखिए, सबसे पहले JOIT 817 से लेकर ग्रुप इंस्ट्रक्टर और फॉरेस्ट गार्ड पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं ईवीएम पर आए फैसले की। ईवीएम को लेकर जब ये सुप्रीम कोर्ट से पहले जजमेंट रिजर्व हुई थी, उस दिन हमने आपको इसकी बात बताई थी कि उस दिन क्या हुआ। आज क्योंकि जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस हो गई है, तो उसकी भी जानकारी आपको देना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान की डिमांड को खारिज कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज जजमेंट आई। दूसरा, वीवीपैट से पर्ची 100% गिनने को भी खारिज कर दिया है कि ये भी 100% नहीं गिनी जाएगी। लेकिन 2 नए निर्णय दिए गए हैं। जो निर्णय है वो ये कि जो मशीन की सिंबल यूनिट है, जिसमें सिंबल अलॉट करने के बाद भरे जाते हैं चुनाव चिन्ह, वो यूनिट 45 दिन तक सील रहेगी, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। ये ईवीएम के लिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, रिजल्ट के 7 दिन के अंदर उम्मीदवार दोबारा गिनती के लिए, दोबारा जांच के लिए मांग कर सकता है। ये भी एक जो व्यवस्था है वो कैंडिडेट को दे दी। तो ये ईवीएम को लेकर डिसीजन जो थे वो आपको बताए। चुनाव जो है वो ईवीएम पर ही होगा, और ईवीएम के खिलाफ जितना भी एक तरह से जो फैक्ट हैं, वो फैक्चुअल कोई भी अभी एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से भी यही जो आगे क्लियर होता है। जहां तक बात है इसके बाद JOIT 817 की, 817 को लेकर जो कैंडिडेट हैं बेचारे, वो सचिवालय के चक्कर अब भी काट रहे हैं। पिछले कल भी लोग आए थे, वो अमनदीप गर्ग जी से भी मिले, जो कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी हैं, और जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले, लेकिन कोई उनको अच्छी खबर वहां से मिली नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। JOIT 817 को लोक सेवा आयोग से वापस लेकर हमीरपुर आयोग को देना है, राज्य चयन आयोग को, और उसको लेकर जो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन है वो ड्राफ्ट आ गया है, लॉ से भी अप्रूव हो गया है कार्मिक विभाग में, और ये पहले आ गया था। आज ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती राज्य चयन आयोग को दी गई है, वो भी जो लेटर है वो वापस आ गया है लॉ से, और वो कार्मिक विभाग में पहुंच गया है। आज या कल इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। नोटिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले की प्रक्रिया है। तो ये नोटिफिकेशन होने के बाद इसकी दोनों की कॉपी जो है वो राज्य चयन आयोग को भी जाएगी और लोक सेवा आयोग को भी जाएगी, और उसके बाद राज्य चयन आयोग को JOIT 817 में डॉक्यूमेंटेशन शुरू करनी है। और ये डॉक्यूमेंटेशन कब होगी? अभी जो RK पृथ्वी हैं चेयरमैन, वो तो अभी छुट्टी पे हैं, मंडे से वो ज्वाइन करेंगे। जितेंद्र सांजटा भी है वहां पर, और उनको ये प्रक्रिया आप देखनी है। 1400 के आसपास कैंडिडेट की होनी है। अब उनके ऊपर है कि वो शेड्यूल कब देते हैं। तो ये हो गई JOIT 817 की। ग्रुप इंस्ट्रक्टर को लेकर ऑलरेडी राज्य चयन आयोग को दे रखी है, उन्होंने आवेदन मांगने का फॉर्मेट जारी कर दिया था। फर्क सिर्फ ये है कि जो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन है वो नोटिफिकेशन उनको अब कॉपी जाएगी। जहां तक फॉरेस्ट गार्ड की है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शुरू नहीं हो पाएगी चुनाव आचार संहिता में, चुनाव इसके बाद ही होगी, क्योंकि कार्मिक जो सचिव हैं वो कह रहे हैं कि इसमें R&P, बेशक वहां से लोक सेवा आयोग से हमने विड्रॉ कर ली है, लेकिन विड्रॉ करने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो सिर्फ कैबिनेट से हो पाएगा, क्योंकि R&P रूल्स को बदलने की जरूरत है। तो वो बाद में सारी प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए भी अभी इंतजार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। भारत में जिस व्हाट्सएप पे लगभग अब सारी चीजें चल रही हैं, उस व्हाट्सएप में अब इसने व्हाट्सएप ने, मेटा ने, जो कि दोनों सर्विसेज इंडिया में दे रही है, फेसबुक और व्हाट्सएप, भारत से जाने की धमकी क्यों दी है? देखिए, अभी जो व्यवस्था है, अभी जो झगड़ा है वो है प्राइवेसी को लेकर। अभी मेटा के जो 2 प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक, उन्होंने संशोधित IT नियम जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पिछले महीने ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दी, और दिल्ली हाई कोर्ट में अब ये सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो राज्य सरकार, भारत सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि व्हाट्सएप
और फेसबुक बिजनेस कमर्शियल कामों के लिए, बिजनेस और कमर्शियल कामों के लिए डेटा बेचते हैं। व्हाट्सएप भी डेटा बेचता है और फेसबुक भी डेटा बेचता है, और इसीलिए कानूनी तौर पर ये कंपनियां दावा नहीं कर सकती कि वो ये गोपनीयता की रक्षा कर रही हैं। ये है जो भारत सरकार ने कोर्ट में कहा। उसके बाद व्हाट्सएप ने जो चेतावनी दी है कि जो मेटा ने चेतावनी दी है कि अगर उनके एनक्रिप्शन में सेंधमारी की कोशिश की गई, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड होता है, वो मैसेज आता है उसके साथ साथ, और अगर उसमें जो एनक्रिप्शन है उसमें कोई सेंधमारी की गई, किसी रूल को बदलवाने की कोशिश की गई, तो जो व्हाट्सएप है वो भारत से अपनी सर्विसेज बंद करके चला जाएगा, ये इन्होंने कहा है। अगली सुनवाई 14 अगस्त को इस मामले की होगी। तब तक दोनों पक्षों से अलग अलग जो जवाब हैं इसमें आने हैं, और इन जवाब के बाद ये पता चलेगा कि वो किस तरह से आगे चुनाव को, किस तरह से आगे इस बारे में फैसला लेते हैं। जहां तक इसके बाद अगला है वो है चाइल्ड केयर लीव। ये बड़ी अपडेट होगी खासकर हिमाचल को लेकर, क्योंकि हिमाचल सरकार ने अब भी जो भारत सरकार के जो रूल 43C है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 का, उसको हिमाचल में लागू नहीं किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर का नालागढ़ कॉलेज से, और उसमें जजमेंट ये आई है कि हिमाचल सरकार को जो चाइल्ड केयर लीव अपने कर्मचारियों को देने की व्यवस्था को लागू करना चाहिए, लागू करना होगा। और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जिसमें 3 मेंबर होंगे। स्टेट कमिश्नर जो हैं वो जो RPWD एक्ट के, और ये जो RPWD एक्ट है इसका मतलब है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो ये एक कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और उसके बाद ये कमेटी एक इसकी रिपोर्ट बनाएगी, इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 2024 तक बनानी होगी और वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करनी होगी। अगली सुनवाई 5 अगस्त को इस मामले की होगी। लेकिन चाइल्ड केयर लीव क्योंकि 2 साल की होती है, सर्विस पीरियड में आपको कभी भी मिल सकती है, ब्रेक्स में भी मिल सकती है, इसीलिए ये बड़ा फैसला है। अब हिमाचल सरकार इसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं ये अलग बात है, क्या डिसीजन होगा वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे मामले में फैक्ट क्या थे, तथ्य क्या थे और डिसीजन क्या आया है, ये आप कल दिव्य हिमाचल में विस्तार से देख पाएंगे। जहां तक बात है इसके बाद कांग्रेस के टिकटों की, तो आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस से 3 टिकट फाइनल होने की नोटिफिकेशन कभी भी हो सकती है। दिल्ली से डिस्कशन फोन पे लगभग पूरा हो गया है, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे जो संबंधित कांग्रेस की पार्टी जैसे प्रदेश अध्यक्ष बाकी लोग हों, और इसमें जो सुजानपुर, गगरेट और कुटलैहड़, इन 3 सीटों का जो टिकट है वो लगभग जो डिस्कशन में फाइनल हो गया है। आज नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेट तय की गई थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन हुई नहीं, और जैसे ही होगी इसकी अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन जो कांग्रेस के सोर्सेज कह रहे हैं उसके मुताबिक जो ये टिकट हैं सुजानपुर का कैप्टन रंजीत को, जो हाल ही में पिछला चुनाव बीजेपी से लड़े थे, राजेंद्र राणा इनसे हारते हारते बचे थे, और इनको टिकट कांग्रेस से मिल सकता है। अभी ये जो राजीव शुक्ला से मिले थे दिल्ली में, कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण की थी, उसके बाद से इनका कोई कार्यक्रम तो अभी वापस आके नहीं हुआ है, लेकिन इनको टिकट कांग्रेस का मिल सकता है। जहां तक बात है गगरेट की, तो गगरेट से राकेश कालिया, ये भी राजीव शुक्ला के घर पे कांग्रेस में वापस गए थे, पिछली बार बीजेपी में आ गए थे जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो ये इनको भी टिकट मिल सकता है। और तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, जिनका ऐलान खुद मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से पहले खुद ही कुटलैहड़ में कर गए थे। तो ये 3 टिकट की नोटिफिकेशन हो सकती है जल्दी, लेकिन जो हमीरपुर और कांगड़ा सीटें हैं कांग्रेस में, ये अभी फंसी हुई हैं, अभी भी डिस्कशन चल रही है अलग अलग लेवल की। हमीरपुर में आपने देखा कि सतपाल रायजादा का नाम सोनिया गांधी की उपस्थिति में जो बैठक हुई थी सबसे पहले उसमें लिया गया था, लेकिन वहां ये कहा गया कि ये बहुत इजी हो जाएगा, अनुराग ठाकुर को वॉकओवर जैसा हो जाएगा, तो इसमें जो है वो कोई और विकल्प पे काम किया जाए, विकल्पों पे काम लगे करने। तो बीच में किसी ने मुकेश अग्निहोत्री का नाम उछाल दिया, कल उन्होंने मीडिया के सामने आके जो कहा वो आप लोगों ने सुना है, और इसीलिए अब भी हमीरपुर सीट पर थोड़ा सहमति बनाने पे काम चल रहा है। जहां तक बात कांगड़ा है, तो कांगड़ा में भी लगभग यही स्थिति है, क्योंकि
आशा कुमारी का नाम स्क्रीनिंग कमेटी से आगे किया गया था, उस पर जो किसी कारणों से सहमति नहीं बन रही है। अब बीजेपी ने क्योंकि राजीव भारद्वाज को दिया है तो कभी ब्राह्मण ढूंढा जा रहा, कभी गद्दी ढूंढा जा रहा, कभी राजपूत ढूंढा जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि संसदीय चुनाव में जो टिकट है वो पहले हो जाना चाहिए, ताकि चुनाव प्रचार के लिए जो प्रत्याशी है उसको भी वक्त मिले, पार्टी को भी वक्त मिले, और जो चीज़ें बाकी कवर करने की होती हैं या कंट्रोल करने की होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सके। संसदीय चुनाव, विधानसभा में तो चलिए एक सीट है और 30 दिन के भीतर कवर की जा सकती है, लेकिन लोकसभा के लिए जरूर ये चिंता की बात अब है कांग्रेस के कैडर के लिए, क्योंकि टिकट बड़ी देरी से हो रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि जो ये सप्ताह है इसी में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के पहले हो जाएंगे। पहले स्थितियां इससे उलट थी, लोकसभा के पहले आ रहे थे और विधानसभा उपचुनाव के बाद में आ रहे थे। जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है उसको लेकर भी अब यही कहा जा रहा है कि शायद ना हो, कंसल्टेशन से हो जाए, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो ही जो हैं इन टिकटों को फाइनल मोहर वही कर दें। लेकिन इंतजार अभी बाकी है। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर हमने बात आपके साथ की। जहां तक अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम आगे जो है इसका रिप्लाई आप तक पहुंचा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।